वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी CHSL 2023 के लिए एक मॉक टेस्ट। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में आपके लिए जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के आपको मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने के 101% चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं। तो बहुत अच्छे से केयरफुली और मज़े से सेशन को एंजॉय करिएगा और अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं आपके इस नए सेशन की तरफ। और मैं आपको बता दूं, जो आपका CHSL का एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है। तो सभी अपने अपने देख लीजिएगा कब किसका कब डेट है एग्ज़ाम की। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आपके नए सेशन की तरफ। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके पास में है। क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। आपके सामने क्वेश्चन है। इसको जब हम अंडर रूट से बाहर निकालें, देखिए पहले पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ये आएगा 0.01 इन 2 में। अगर दूसरे नंबर का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 का एक पेयर बनता है, तो 3 का एक पेयर बनेगा तो ये आ जाएगा 100 है भाई। नीचे क्यूब रूट निकालोगे तो 0.5 आएगा इनटू अगले का क्यूब रूट निकालोगे तो 0.2 आएगा। कुल मिला के ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अर्थात 0.01। ये वाला मामला बन जाएगा 0.01, क्योंकि 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद लेकिन 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा 0.1। क्लियर। ऊपर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा केवल और केवल 200, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/0.1 आ जाएगा। 1/0.1 पॉइंट हटाओगे अगर आप नीचे से तो ऊपर 0 लग जाएगा, अर्थात आपको आंसर मिल जाएगा केवल और केवल 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है और सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करना था और इसमें कोई ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका स्क्वायर रूट से ही लिया गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट याद है मात्र 25 तक, तो वो इस सवाल को इजीली कर सकता है। रूट में 289 है, 289 मतलब 17 हो गया। 625 का होता है 25 है भाई, डिवाइडेड बाय 25 होता है 5 का। इसको पहले कैलकुलेट करोगे तो ये 5 आएगा और 17 - 5 आपका आंसर आ जाएगा 12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से सवाल है और आसानी से आप इनको कर सकते हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका ये आपका पाइप टंकी का क्वेश्चन है। एक टंकी में 3 नल लगे हैं। वह खाली टंकी को पहला नल 3 घंटों में, दूसरा नल 4 घंटों में, तीसरा नल 5 घंटे में खाली करता है। देखिए, जो पहला नल है वो 3 घंटे, जो बी नल है वो 4 घंटे और सी नल -5 में खाली कर देता है। तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो क्या समय यहाँ पे लगेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं यहाँ आपको ऑप्शन बताऊँ तो 1 सही 14/23 घंटे, 2 सही 14/23 घंटे और 2 घंटे 40 मिनट, या फिर 1 घंटा 56 मिनट। ये आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम आएगा यहाँ पे 60। 3 के पहाड़े में 60 20 पर, 4 के टेबल में 15 पर, 5 के टेबल में 12 पर। ये दोनों टंकी को भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, करेगा यानी माइनस करेगा। ये तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क मेरा कितना है भाई, 60।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहता तीनों को एक साथ काम कराएंगे। 20 और 15 हो गया, 35, 35 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे 23 यानी कि 60/23। इसको डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 46, ऊपर बचेगा 14/23। यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार सवाल है, पाइप और सिस्टम का, इजीली कर सकते हैं, है ना, मज़े से, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 155 आदमियों ने एक कार्य का 1/3 भाग 23 दिन में पूरा किया। उस कार्य के लिए कितने आदमी और नियुक्त किए जाएं ताकि शेष बचा काम को 31 दिन में पूरा कर सके सेम स्पीड से। देखिए जी, यहाँ पे मैन है 155 आदमी हैं, वर्क है यहाँ पे 1/3, अर्थात 1/3 का मतलब होता है 3 में से आपको 1 चेयर बनानी थी, है ना। 3 में से आपने 1 चेयर बना दी, तो 1 चेयर तो बन गई। अब 3 में से 1 बन गई तो 3 में से 2 चेयर बची, तो काम हो गया 2 नीचे। ठीक है भाई, कह रहा 23 दिनों में पूरा, तो जो ये 1 चेयर बनाई है 23 दिन लगे हैं। अब कहता है 31 दिन में ये 2 चेयर पूरी हो जाए, मतलब 2 काम पूरा हो जाए, कितने आदमी और नियुक्त किए जाएंगे। ये तीर सीधा होता है, ये उल्टा होता है और ये सीधा। वर्क का तीर ऑलवेज उल्टा होता है। तो ज़रा इसको सॉल्व करिएगा। 155 गुणा में 2 उल्टा हो जाएगा ना भाई, ये हो जाएगा 23। नीचे आ जाएगा ये आपका केवल और केवल 31 पंजे हो जाएगा 155, है भाई। 23 दूनी 46, 46 पंजे हो जाएगा 230। टोटल आदमी जो काम को इसको ख़त्म करेंगे वो 230 आदमी चाहिए, जिसमें 155 आदमी मैंने वहाँ पे पहले से ही भेजे हुए हैं। तो जो नए आदमी यहाँ पे लगेंगे वो लगेंगे आपके 75। ठीक है, 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 75 आदमी और लगा दिए जाएं तो ये काम 31 दिन में पूरा किया जा सकता है, नो डाउट। क्लियर है। तो बढ़िया सवाल है, मिश्र समानुपात का सवाल है, बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को व्रत हैं जो एक दूसरे से बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, टच करते हैं। उनके द्वारा जो घेरा गया स्पेस है वो कितना है। देखिए ये कहना क्या चाहता है सवाल, ये एक सर्कल है भाई, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, 3 सर्कल हैं। आपको इस स्पेस का, ये जो स्पेस है ना, ये जो घेरा हुआ स्पेस है, टोटल ये वाला स्पेस चाहिए, जिसमें इसकी रेडियस अगर मैं बताऊं तो 10 है। अगर इसकी रेडियस 10 है तो अगले की भी रेडियस 10 होगी, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ये मामला, यानी 10 और 10। अगर मैं ये कहूँ कि ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो ये 10 रेडियस, ये भी 10 रेडियस, तो 10 और 10 ये हो जाएगा 20, यानी 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, यानी ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। आपको ये वाला स्पेस चाहिए। जब भी कभी ये वाला स्पेस चाहिए ना, तो डायरेक्ट इसका जुगाड़ होता है √3 - π/2 और r²। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, नहीं भी दी हो तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू आपको ऑलवेज याद रहनी चाहिए। एक तो √2 की वैल्यू 1.414, एक √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, याद करने का फ़ायदा इसलिए है, कभी कभी एग्जामिनर बहुत कहते हैं ना खुशनुमा है, तो आपको दे देगा। दिक्कतों में है, कहीं से लड़के आया है तो नहीं देगा वैल्यू। हाँ भाई, घर में लड़ाई करके आया है तो आपको एग्ज़ाम में वैल्यू नहीं देगा, तो ध्यान रखिएगा। माइनस करेंगे पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू देखो, वैसे तो 22/7 होती है, बट डेसिमल में आंसर चाहिए ना,
तो 3.14 भी होती है। 3.14 माइनस 2 और इनटू में हो जाएगा 100। 100 क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर है भाई। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। इसका हाफ हो गया 314 का 157। 1.732 में से अगर मैं 1.57 माइनस करूँगा तो ये आएगा 2, 13 7 1 और यहाँ आएगा ये 0.162 इनटू करूँगा अगर मैं 100 तो मेरा आंसर निकल के आएगा 16.20। 16.20 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्टीमेट जुगाड़ है। अगर ये निकालना है आपको स्पेस ये वाला जो इसके बीच में है उसको निकालने का, ये बहुत लॉजिकल तरीका है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है भाई, लगभग में निकालने के लिए तो और भी जुगाड़ है, बट ये फिक्स एकदम डेसिमल में अल्टीमेट आंसर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए सबसे बड़े संभावित स्क्वायर का एरिया क्या होगा। मतलब इसका समझो, एक ये आपका कोई सर्कल है भाई, ये सर्कल है, इसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर मतलब वर्ग है भाई। इस वर्ग का मतलब मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया है, तो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर वही तो होगा जो सर्कल को टच करेगा चारों कोने। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, देखिए रेडियस आपकी इसकी 1 इकाई है। देखो उसने बोला ना 1 इकाई त्रिज्या वाला, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सर्कल की रेडियस है ये 1 है। भाई रेडियस तो ऐसे भी होती है, रेडियस तो ये भी होती है, लेकिन इस रेडियस से आपका कैसे भी सवाल सॉल्व नहीं होगा और कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें। रेडियस जब भी सर्कल में इंस्क्राइब एक स्क्वायर हो तो इसको इस तरीके से रेडियस बनाओ। अगर ये रेडियस 1 है तो यार ये भी तो रेडियस ही कहलाएगी, है भाई। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी। अगर ये रेडियस होगी तो ये भी 1 होगी। तो 1 और 1 टोटल ये डायगोनल कितना हो गया इसका 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल हो गया तो स्क्वायर का डायगोनल मिलते ही एरिया होता है 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। 2 होते हैं, एक तो होता है ए स्क्वायर, एक तो होता है ए स्क्वायर, एक होता है ये वाला। तो दोनों में लगाते कब कब है, जब इसमें डी दिया हो या डी मांगा हो, इसमें ए दिया हो या ए मांगा हो, तब ये लगता है। तो अभी तो आपको डी की ज़रूरत है ना भाई, डी आपको मिला हुआ है तो लगा लो 1/2 इंटू डी का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 4 और 4 का आधा हो गया 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल हैं आपके लिए, तो आप इनको करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, मतलब अर्थमेटिक का है, प्रॉफिट लॉस का। एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन पर 15% डिस्काउंट पर खरीदता है और उसे 1955 रुपये में बेच देता है। प्रॉफिट मिला 15%, तो डिस्काउंट पूछा हुआ है। देखिए उसने 1955 रुपये का बेचा है, 1955 रुपये का बेचा है और 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी निकाल लेते हैं भाई, सीपी निकालते हैं तो बराबर रख देते हैं। 15% प्रॉफिट मतलब हो गया 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता है वो जानो। अगर ऐसी बातें अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे हैं भाई।
तो 15% नथिंग 3/20, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो ये हो गया 23/20 है भाई। 23 से काट लो, इसको काटोगे 23 से तो 23 अट्ठे और 23 पंजे 115, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 85 पे कट गया, 85 दूनी हो गया 170, अर्थात उस वस्तु को खरीदा गया कितने का? 1700 रुपये का है भाई। 1700 का खरीद कर उसने 1955 का बेच दिया, तभी तो उसको 50% प्रॉफिट हुआ है, यानी ये इसका सीपी है। अच्छा, ये इसका एसपी है। लेकिन जो डिस्काउंट दिया गया ना, जब उसने खरीदा था तो 15% डिस्काउंट पे खरीदा था। खरीदा कितने का है? 85, ये 1700 रुपये का है भाई। तो 1700 के सीपी पर देख लो उस वस्तु का एमपी क्या रहा। एमपी निकालने के लिए क्या करोगे? फिर से बराबर रख दो है भाई। 1700 कितना परसेंट डिस्काउंट है? 15% डिस्काउंट है। 15% उसने डिस्काउंट दिया है, तो 15% डिस्काउंट मतलब कितने का हो गया? 17/20 का हो गया। 17 से 17 कट गया, ये आ गया 20, यानी कि 2000। उस वस्तु का एमपी था कितना? मैक्सिमम प्राइस उसका था 2000 और 1700 का उसने खरीदा है। तो सीधा सीधा अगर डिस्काउंट देख लें तो 300 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है, अर्थात छूट रही है। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 300 रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट लॉस का अल्टीमेट सवाल है, थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी, उसकी लागत जो है 5400 रुपये है, 5400। त्योहार के समय उसको 4968 रुपये में बेचा गया, तो डिस्काउंट बताना कितना परसेंट है। वस्तु का जो टीवी का जो एमपी है वो है 5400। त्योहार के टाइम उसको जब बेचा गया 4960 में बेचा गया, 4968 में, सॉरी 68 में बेचा गया, तो डिस्काउंट मिला सीधा सीधा 432 रुपये का डिस्काउंट उसको मिला है 5400 रुपये की चीज़ पर, प्रतिशत का 100। ये कैंसिल आउट हो गया, 54 अट्ठे हो गया 432 है भाई। 54 अट्ठे हो गया 432। छोटे छोटे टेबल हैं, 54 का, 55 का, 58 का, 59 का, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, याद होने चाहिए, छोटे छोटे टेबल याद कर लो है भाई। छोटे नहीं लगते तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% का डिस्काउंट देता है। यदि डिस्काउंट 9% का दिया जाता तो उसको 90 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है, कम मिलते। पंखे का एमपी क्या होगा? देखिए, पहले डिस्काउंट दे रहा था 6% का, फिर डिस्काउंट दे रहा 9% का। देखिए, है तो दोनों डिस्काउंट ही। मैंने आपको शायद बहुत पहले वीडियो में बताया था कि जब दो चीज़ें सेम होती हैं, देखो प्रॉफिट है तो माइनस होता है, लॉस है तो भी माइनस होता है, प्रॉफिट लॉस है तो ऐड होगा और लॉस प्रॉफिट है तो भी ऐड होगा, तो सेम चीज़ें माइनस होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों डिस्काउंट है, सेम चीज़ें हैं, तो 6%, 9% डिस्काउंट बचा 3%। 3% की वैल्यू आपको दे रखी है उसने 90 रुपये। 3 से काटा 90 को 30 पर और आंसर आ गया 3000 रुपया एमपी। उस वस्तु का जो मार्क्ड प्राइस है वो अंकित मूल्य जो आएगा वो आएगा 3000 रुपया। ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ें ऑलवेज माइनस, अपोजिट चीज़ें ऑलवेज प्लस।
ठीक है, बस ये सिद्धांत है, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो रेशो है वो 5:6 है, इनका जो एलसीएम है वो 480 है, HCF चाहिए। दो संख्याओं का जो रेशो है वो है 5:6, इसका जो एलसीएम है वो है 480। एलसीएम मतलब होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट है 480, मेरा प्रोडक्ट है 30 से काटेंगे तो ये आएगा 16 बार। प्रोडक्ट के नीचे जब भी प्रोडक्ट रखते हैं ना तो चीज़ों के हिसाब से चलाते हैं, तो एलसीएम के नीचे एलसीएम मैंने रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इनका HCF चाहिए। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालता हूँ तो HCF आता है 1, और 1 की वैल्यू यहाँ क्या आई है 16, तो 16 × 1 अर्थात 16 ही इसका HCF आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं ना कि दोनों को काट पाए, तो HCF जो रहेगा इसका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया सवाल है एलसीएम को लेकर और HCF को भी लेकर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है A:B के अनुपात में प्रत्येक के पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए, कितना नंबर जोड़ा जाए कि उसका रेशो बदलकर C:D हो जाए। देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर आप मुझे ये बताइए कि A:B में तो ये नंबर पहले ही है, आपको C:D करना है और इसमें कुछ नंबर ऐड करना है। अगर हम एक क्वेश्चन किया करते थे कि रेशो 2:5 है, 16 जोड़ने पर 3:5 हो गया, 2:5 है 7:4 हो गया, 4:7 कुछ भी हो गया, तो वहाँ एक ट्रिक लगाया करते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई नंबर मान लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे x मान लिया, कुछ जोड़ना है, या k मान लिया, चलो कुछ जोड़ रहे हैं, तो क्या ट्रिक थी? ट्रिक यही तो होती थी, k इंटू में जो नंबर होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे नीचे वाले के अंतर से, है भाई, नीचे वाले के अंतर से मल्टीप्लाई किया करते थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा C-D, और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे रखा करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, A:D माइनस B:C, ये आपका हुआ करता था ट्रिक। इसको सॉल्व करके हमें ये नंबर मिल जाया करता था कि हमें उसमें क्या चीज़ें चलाने के रेशो कितना हो जाएगा, या ये नंबर निकालने के लिए हमें ये यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन आपको इस बार ये k चाहिए, k की वैल्यू। अगर मैं यहाँ k को अकेला छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ k को अकेला छोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, k के साथ देखो ये तो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा AD माइनस BC, और जो k के साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे चला जाएगा। तो आपका फाइनली जो आंसर मिल जाएगा, k की वैल्यू जो है, जो हमें क्या जोड़ना है, उसमें क्या ऐड करना है, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा AD माइनस BC अपॉन में C-D। तो ऑप्शन ढूंढो कहाँ है ऐसा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, AD माइनस BC अपॉन C-D। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करके चलनी। अगर ये नॉर्मल नंबर होता ना तो नॉर्मल नंबर में बहुत आसानी से हो जाता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हो जाएगा आसानी से। आगे चलते हैं। कहता है A का 1/2, 1/2A बराबर है B के 2/5 के, और ये बराबर है C का 1/3 के। ये भाग बराबर हैं। देखिए, आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भाग बराबर होते हैं तो नीचे वाला नंबर ही रेशो होता है, नीचे वाले नंबर अर्थात 2, 5, 3, लेकिन उसके लिए ऊपर जो न्यूमिनेटर है ना, जो अंश है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबको ऊपर 2 से गुणा कर लेते हैं तो नीचे भी होगा। ऊपर 2 से गुणा करोगे यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ तो है ही 2, यहाँ भी करोगे 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से, तो ऊपर तो 2 हो गया, तो ऊपर के 2 हो गया सब जगह, तो नीचे के जो नंबर है वही मेरे रेशो कहलाएंगे, है भाई। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 5 का 5, और ये हो जाएगा 6।
यानी आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 4:5:6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो बढ़िया सा सवाल है ये, हो जाएगा। ठीक है, रेशो के हिसाब से चीज़ों को चलाना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मान लें ओ एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ABC का एक इन सेंटर है O है भाई, और वृत्त BC CA और AB भुजाओं पर PQR पॉइंट हैं, स्पर्श जो कर रहे हैं, जहाँ पे टच कर रहा है सर्कल तीनों पॉइंट को। एंगल A 60 डिग्री है, एंगल A यहाँ पे 60 डिग्री बताया है भाई। ठीक है, एंगल A यहाँ पे 60 डिग्री है, और एंगल आपको पूछा है एंगल QPR आपको पूछा हुआ है, QPR पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे आप एक काम करो, आपको ये पूछा हुआ है, ये QPR। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझो, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से मिला दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आपको आएगी। क्या? देखो ये चीज़ जो यहाँ पे 60 है ना, ये वाला जो 60 नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, ये एक तरीके से बाहर है ना क्वाड्रिलेटरल में। या एक काम करो, जैसे ये हमको ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसको ऐसे बनाओ, तो ये ट्रायंगल और ये इसके एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है ना। तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर में क्या लगता है, 90, अगर ये BOC निकालना हो, BOC निकालना हो तो 90 प्लस एंगल A का हाफ होता है भाई, एंगल A का हाफ होता है। तो A कितना है, 60 है, तो कितना हो जाएगा ये 30, 2 से काटोगे तो 2 से काट के 30 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 120 है भाई। अगर ये 120 आ जाएगा तो ये वाला भी इसका 120 डिग्री आ जाएगा दोनों। तो ये 120 है, तो ये देखो यहाँ पे ना, ये इस तरीके से एक सर्कल को जब बनाओगे ना, तो ये 120, तो ये कितना बन जाएगा वापस से 60। जैसे ये 120 है तो वो 60 है, तो ये 120 है तो ये भी इधर 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल QPR आपका कितना आ जाएगा, केवल और केवल 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। 90 प्लस A/2 तो ये 120, ये 120 तो ये भी 120, ये 120 तो ये 60, तो 120 ये भी 60, सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें AB और AC बराबर है, BC पर D खींचा गया है, जिसमें BD बराबर 3 है। BD ये 3 सेंटीमीटर है आपका, यहाँ पे BD 3 सेंटीमीटर है। तो CD की लंबाई चाहिए। देखिए अर्ध व्यास पे, अर्ध सर्कल पे ये जो आधा है, अर्ध व्यास पे बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये देखो, ये इसका मीडियन बन जाती है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर आप कोई ये यहाँ से एंगल डालते हो, कोई परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये होता है, आप ऐसे कह सकते हो, AD परपेंडिकुलर है BC पर। अगर परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर और मीडियन बराबर होती हैं। अगर ये 3 है, अगर ये इसका मीडियन रहेगा तो ये 3 है, तो यहाँ भी ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो एंगल भी
बराबर होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ें, ये 3 हो जाएगा तो ये भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो DC की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। अर्धवृत्त पे बना एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। कोई दिक्कत? और समद्विबाहु में जो ABC है AD BC पर लंब हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति ने एक मेज 15% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 25% कम में खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसको 32% का प्रॉफिट होता। मेज का CP क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, एक तरफ लिखो CP, एक तरफ लिखो SP। मैंने उस वस्तु का CP मान लिया, लेट कर लिया 100 रुपये। 100 रुपये की मेज को मैंने बेचा कितने % लाभ पर? 15% लाभ पर। तो मैं उसको कितने का बेचूंगा? 115 रुपये में। ठीक है, अगर मैंने उसको 25% कम में खरीदा होता, 25% यानी कि कम में खरीदोगे तो 75 रुपये का खरीदा होता तो आपको, और 60 रुपये कम में बेचा होता तो 60 रुपये रख दो साइड में, क्योंकि वो दोनों SP का अंतर है। ठीक है, यहाँ SP निकालोगे उसके बाद पता चलेगा। यहाँ SP निकालते हैं। 32% का प्रॉफिट है। अगर इधर 32% का प्रॉफिट लेते हो तो 32%, 75 का 32% निकालने में तो टाइम लगेगा, तो 32 का ही 75% निकाल दो। इस परसेंट को यहाँ लगा दो, 3/4। 32 का 3/4 निकालोगे 8। और ठीक है जी, 8 और 8 चौक 32, 3/4, 8 या 24, 24 जोड़ोगे तो 99 रुपये या इसका SP आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों SP का डिफरेंस देखो कितना है। दोनों SP का डिफरेंस है यहाँ पे 16 रुपये। इनटू आपको चाहिए CP की वैल्यू क्या लेट की थी? 100 रुपये। इनटू रख दो 100, कैलकुलेट कर लो। 4 से कटा 15 पर, 4 से कटा 4 पर, 4 से कट गया 25 है भाई। 25-15 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 375। 375 इस वस्तु का CP हो गया। इस केस पे ना आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। देखो, अगर आपको ये तो काटना ही था, यहाँ CP मांगा तो गुणा 100 रख दिया। SP मांगता पुराना वाला तो 115 रख देते। नया CP मांगता तो 75 रख देते। नया SP मांगता तो 99 रख देते। इस केस पे सारी चीज़ें, सारा का सारा सॉल्यूशन है फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि व्यापारी ने P सेब Q रुपये में खरीदे और Q सेब P रुपये में बेच दिए, और P लेस देन होना चाहिए Q बड़ा होना चाहिए P से। तो पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, लाभ या हानि हुई तो कितनी हुई? देखिए, हमेशा याद रखना रुपए पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 1 रुपये के 3 की दर से खरीदे तो रुपए पहले, वस्तु बाद में। तो यहाँ पे है Q रुपये में P सेब खरीदे हैं है भाई, और P रुपये में Q सेब बेच दिए। ट्रिक सामने होती है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P² माइनस Q², जो पीछे वो नीचे होता था है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, आपको बोला है P लेस देन Q, यानी Q बड़ा होना चाहिए। अगर Q बड़ा होना चाहिए तो Q को आगे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Q² माइनस P² अपॉन में Q², और ये आगे करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ये हानि ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ढूंढो जरा ऑप्शन में ऐसा कहाँ है। Q² माइनस P² अपॉन में Q², ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा, B फॉर बॉल। ठीक है भाई, तो आसान सवाल है, संख्याएं हैं, संख्याओं की जगह PQ की फॉर्म में सवाल है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक महिला ने कुछ अंडे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे हैं, ठीक है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों की बिक्री मूल्य कितने रुपए रखनी चाहिए। देखो भाई, 30 रुपये प्रति दर्जन है। अगर 30 रुपये प्रति दर्जन है तो 12 रुपये में 30 है, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा, जो भी होगा डिवाइड करके पता कर लेंगे। आपने कितना किया है, आपने 100 अंडे हैं, तो 100 अंडों का प्राइस निकालते हैं। 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, यानी 250 रुपया, ठीक है। आपने 250 रुपये के अंडे खरीदे हैं, ऐसे मान के चलो, क्योंकि मैंने दोनों का 100 मान लिया कि 100 ही खरीदे, 100 ही बेचने हैं, तो 250 रुपये का खरीदा है। अब वो कह रहा है इसका प्राइस कितना रखना चाहिए, तो प्राइस तो 250 से ही रखोगे ना भाई, ताकि 12% का प्रॉफिट मिल सके। 12% कितना होता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। प्रॉफिट ले लिया तो 28/25, यानी आपका जो प्राइस है वो 12% प्रॉफिट के लिए 28-25 का सामान 28 में बेचना पड़ेगा, है भाई। 25 से 25 कट गया, आंसर आ गया 280। अगर आप उन अंडों पे 280 रुपये लगा दो प्राइस, तो आपको बिक्री मूल्य 100 अंडों पर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है 280, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री पर है। क्वेश्चन आपके सामने है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 2 + √3 और 2 - √3। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपने थीटा की वैल्यू चाहिए, और इस सवाल को करने के लिए आपने कंपेंडो डिविडेंटो एक रूल होता है, वो रूल फॉलो करना है। वो कैसे होता है, अंश में हर को जोड़ना होता है एक बार, और नीचे दोनों को घटाना होता है, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आप देखिएगा ज़रा एक बार, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये अंश है, न्यूमिनेटर है, इसमें जोड़ना है आपने क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मैंने जोड़ दिया ऊपर। नीचे सेम टू सेम घटाएंगे, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये तो रहा ऊपर की कहानी। इसके इक्वल्स टू में क्या है, इसके इक्वल्स टू में है, इसको उधर आने थोड़ा आएगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखेंगे तो 2 + √3 में जोड़ेंगे एक बार 2 - √3, और ऐसे ही 2 + √3 में माइनस करेंगे 2 - √3, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का। इधर √3 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, इधर देखोगे तो 10 से 10 जाएगा, इधर देखोगे तो सेक से सेक जाएगा। सवाल सिंपली क्या रह गया, सेक थीटा 2 सेक थीटा, टेन थीटा 2 टेन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल रह जाएगा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा इक्वल्स टू 2 और 2 हो गया 4, और √3 हो गया 2√3, अर्थात 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4। सिंपली सवाल आपका ये रह गया, ठीक है। पूरा सवाल डिफाइन हो गया, अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ फंस गया, अब इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हो बताओ। सेक थीटा, एक काम करो, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, है भाई, 1/cos थीटा, इसको sin/cos थीटा, cos थीटा कट जाएगा तो 1/sin थीटा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा इक्वल्स टू 2/√3। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा बराबर आ जाएगा √3/2, है भाई, √3/2
2। तो साइन थीटा √3/2 है, तो साइन की वैल्यू में, साइन की जो टेबल है उसमें √3/2 कहाँ होता है, 60 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, केवल और केवल 60 डिग्री। इतना तो आपने इसको मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं करोगे तो मामला ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेगा। ठीक है, इतना गंभीर नहीं बनाना है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। अगर इसी को आपने किस में चाहिए था, रेडियन में चाहिए, तो रेडियन के लिए क्या करते हो, रेडियन के लिए π/180 और लगा लो। तो 60 से काटोगे 3 पर तो केवल आ जाएगा π/3। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कंपेंडो डिविडेंड तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है ऐसे सवालों को निपटाने के लिए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 999x प्लस में 888y इक्वल्स टू है 1332। 888x प्लस में 999y इक्वल्स टू है 5 5 और 5। आपको चाहिए क्या, x² माइनस y²। देखिए x² माइनस स्क्वायर तब आए जब आपको x और y की वैल्यू मिले। डायरेक्ट तरीका देखना, डायरेक्ट शॉर्टकट है x और y निकालने का। 999 में 888 को एक बार जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये आएगा 9 और 8 17, 17 और 18 1887 है भाई। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये आएगा 7 8 8, ये भी 1887। 1887 से 1887 कट जाएगा, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यही मुझे चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है, आपको इधर 1 की वैल्यू ही चाहिए। अभी तो मैंने जोड़ के निकाला, अब मैं इसको एक बार माइनस करके निकालूंगा। 999 में से 888 जाएगा तो ये बचेगा 1 111 है भाई। 111 बराबर, इधर माइनस करोगे तो ये आएगा 777। ये कटकुटा के ये 1 की वैल्यू आपको देगा 7, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, आपको यहाँ 1 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ 1 की वैल्यू 7 आ गई। तो ये पता है क्या आता है, ये x प्लस वाई आ जाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला x माइनस वाई आ जाता है। अगर मैं आपको शॉर्टकट की बात करूँ तो ये एक बार x प्लस वाई आ जाता है, ये एक बार x माइनस वाई आ जाता है। कोई समस्या इसमें? आपको क्या चाहिए, x² माइनस y²। तो यार x² y² का मतलब क्या होता है, एक बार x प्लस वाई होता है, एक बार x माइनस वाई होता है। तो यही तो होता है। तो x प्लस वाई कितना है मेरा 7, x माइनस वाई क्या आया मेरा 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, केवल और केवल 7। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत लाजवाब और अल्टीमेट सवाल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक रेलगाड़ी एक खास दूरी को 50 मिनटों में तय कर लेती है। यदि वह रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसे वही दूरी को तय करने में 40 मिनट लगते हैं, है भाई। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड बतानी है। देखिए, अभी वो 50 मिनटों में दूरी को तय कर रही है, 48 की स्पीड से चलती है। 48 की स्पीड से चलती है तो कितने देर में, 40 मिनटों में तय करती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 4 से कट गया 12 बार, 12 पंजे 60। 60 किलोमीटर पर आवर उसकी डायरेक्ट स्पीड हो जाएगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो एक ही शॉट में लाना है। बाकी सॉल्यूशन तो फिर देखो बड़ी दिक्कत के साथ चलते हैं, इतनी टेंशनें नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा है, तभी उस चोर ने दौड़ना शुरू कर दिया, पुलिसकर्मी ने उसके पीछा करना शुरू कर दिया।
चोर की जो चोर और पुलिसकर्मी की जो क्रमशः किलोमीटर की जो दूरियां है, जो किलोमीटर स्पीड है, चोर की 11 है, चोर की 10 है और पुलिस की 11 है। तो 6 मिनटों के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। देखिए डिस्टेंस रहने की बात है, 6 मिनट के बाद उनका डिस्टेंस। तो एक काम कर लेते हैं ना, 6 मिनट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि उन्होंने 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। देखिए 200 मीटर तो टोटल डिस्टेंस है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। चोर की जो स्पीड है, जो पुलिस है उसकी स्पीड है 11 और जो चोर है उसकी स्पीड है 10। यानी उनकी जो डिफरेंस, जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या मानते हो, 1000 मीटर। 1000 मीटर की का गैप है इसमें 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। उसने पूछा 6 मिनट में, 6 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना रहेगा। तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो देखो ज़रा चेक करो। 6 बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर दो, मतलब एक एक ज़ीरो काट दो। तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 100 मीटर का। अगर 200 मीटर में से 6 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो बाकी जो रह गया 6 मिनटों के बाद वो 100 मीटर का डिस्टेंस रह गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। उसने यही तो बोला कि 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस रह गया। तो टोटल में से जो 6 मिनट में तय किया है वो निकाल दिया, जो बचा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। दो ही चीज़ों से निकलता है, या तो आप डायरेक्टली वो चीज़ निकालो कि 6 मिनट के बाद रह कितना जाएगा, डायरेक्ट निकालो, या ये निकाल लो 6 मिनट में उसने कितना ट्रैवल किया है। तो 6 मिनटों के बाद जो बचेगा 200 के बाद वो रहने वाला ही समय बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक मूल राशि 3 वर्षों में 944 रुपये और 5 साल में 1040 रुपये हो जाती है, जबकि उस राशि का निवेश एक समान साधारण ब्याज पर रहा है, तो मूल धन राशि क्या रही। देखिए 5 साल में वो 1040 है, 3 साल में वो 944 है। तो 2 साल में अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है जी। तो ये बचा तुम्हारा कितना, यहाँ पे 4 या 6 यहाँ 9, 96। अगर 2 साल में 96 है तो 3 साल का निकाल लो या 5 साल का निकाल लो। तो 2 साल से 3 साल मतलब 1.5 गुना है। तो 96 का अगर 1.5 गुना करोगे तो या तो एक काम कर लो, 2 साल में 96 तो 1 साल में 48, 2 से काट लो, 1 साल में 48 तो 3 साल में 48 दिया 144। 3 साल में कितना, 3 साल में हो गया 144। 944 में से 144 निकाल दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 800। ठीक है, 800 आ गया उसका पी की वैल्यू, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन यानी मूल राशि। 800 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 97.92 है, तो उसी धनराशि पर उतने ही वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो भाई, अगर 2 साल की बात है तो हम हमेशा 2:1 लगाते हैं, है भाई। पी हमें यहाँ पे पता नहीं है पी कितना है, तो पी को जब लेट करते हैं तो हम पी को लेट करने के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से लेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, आर है आपकी 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, तो 25 का ही स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आ गया 625। 625 हम पी मान लेते हैं, है भाई।
625 का 1/25 निकालोगे तो 25 आएगा, और फिर 25 का 1/25 निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कितना आ गया, 25 दूनी 50 और 1 एकम 1, यानी 50 प्लस 1 51 मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अर्थात CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, किताब वाला क्या दे रहा है, किताब वाले दे रहा है 97.92, मेरे हिसाब से क्या आया है 51 इनटू, आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये रहा, जो पहला नंबर होता है रेशो का वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, यानी 50 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। पॉइंट हटा के 2 0 लगा लो, 50 दूनी 100 काट लो, है भाई, 51 दूनी 102 हो गया, 102 से काटोगे इसको तो 102 निम्न तो चला ही जाएगा, और 2 के पहाड़े में ये 6 पर चला जाएगा। 96 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 96 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ग्राफ पर है, देखिएगा, कहता है नीचे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सीधा, इस सर्वेक्षण में शामिल कुल परिवारों की संख्या कितनी है। तो परिवारों की संख्या तो ग्राफ में आपको डायरेक्ट ही गिवन है, देख लीजिएगा, एक 75 है भाई, एक 35 है, 110 हो गया, अगला भी 110 है तो 220 हो गया यहाँ तक, है भाई, 60 हो गया, 220 60 280 हो गया, ठीक है, 310 हो गया, और 20 330 हो गया। लो जी, ये लिखते लिखते ही जोड़ दिया, 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन इस ग्राफ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। चला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यस, देखिएगा, क्वेश्चन है, उस खास महीने में प्रति परिवार का प्राप्त होने वाले पत्रों की औसत संख्या क्या है, यानी औसत संख्या चाहिए टोटल। तो औसत संख्या निकालने के लिए आपको टोटल नंबर जोड़ने पड़ेंगे, जैसे 75 नीचे 0 है तो 75 इंटू 0, 75 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, 35 से कम, ये 35 हो गया, लिख लो, 35 से कम 35। दूसरा 110 दूनी 220 हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। 60 तिया 180 हो गया, 60 तिया 180 हो गया, 30 चौके 120 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, और 6 पंजे 30 हो गया। इन सब को जोड़ो, कितना आएगा। इन सब को अगर ऐड करते हो तो ये हो गए 0। ठीक है, ये 4 2 6, 6 और 8 14, 14 2 16, 16 और 10 26, 26, 4 5 6, 660 टोटल है। आपको एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने जब टोटल ऐड किया था तो 330 आया था। तो 330 का डबल होता है 660। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, और आगे भी इसी तरीके से नए नए क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन आपको नए सेट में देखने को फिर से मिलेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि नए नए क्वेश्चन उसको मिलते रहें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।